जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इस समय प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है, आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का यूनिट 1 ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने प्रीवियस 2 पार्ट में ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़े हुए जो अलग अलग थ्योरीज़ हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इन सभी टॉपिक को हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिट फर्स्ट के जो प्लेलिस्ट हैं वो भी दे रखे हैं, ताकि बाकी जितने बचे हुए टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को आप देख सकें। तो आज के इस वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़े हुए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और जिससे कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, और आपको बता दें कि ये एक प्रकार का मॉडर्न थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़े हुआ, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। यानी कि जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी अभी तक थ्योरी हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसी थ्योरी का हुआ है। और ये माना जाता है कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हुई है। तो आज का ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, किसी भी टॉपिक को मिस मत करिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप को आप जब तक अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे अर्थ पर लाइफ आया। तो एक रशियन बायोकेमिस्ट AI ओपेरिन ने 1923 में ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ एक अपना कंसेप्ट दिया, और इसको सपोर्ट किया JB हेल्डेन ने। और ओपेरिन ने अपनी जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी वो अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में पब्लिश किया 1936 में। अब इनका मानना था कि अर्थ पर जो लाइफ आया है उसके लिए 2 प्रोसेस हुए हैं, एक है कीमोजेनी और दूसरा है बायोजेनी। तो कीमोजेनी के अंतर्गत ये बताया गया है कि कैसे अर्थ पर केमिकल का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि कैसे गैसेस बनी, कैसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बने, इनऑर्गेनिक से कैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट बने, और बाद में इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट से कैसे फर्स्ट लाइफ बना, यानी कि कैसे फर्स्ट सेल बना, ये बताया गया है बायोजेनी में। तो आइए हम 1 बाय 1 कीमोजेनी और बायोजेनी के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीमोजेनी की, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन की। तो इसमें कुछ स्टेप थे। पहला एटॉमिक फेज, दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, थर्ड था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो अगर हम बात करें केमिकल इवोल्यूशन की, तो जब हमारा प्रिमिटिव अर्थ था, यानी कि आज से 4 बिलियन ईयर एगो, उस समय जो अर्थ की कंडीशन थी वो बहुत गर्म था। तो इतना अधिक गर्म था कि उस कंडीशन पर जो सेल का फॉर्मेशन है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल था। अब जब पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ, तो लाइफ के लिए जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में आए। यानी कि हायर टेम्परेचर पर ये पॉसिबल नहीं थे, लेकिन जैसे टेम्परेचर 100 के नीचे आया ये सभी सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म में आए। तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन थे, हाइड्रोजन थे, वो आपस में रिएक्ट किए, फॉर्मेशन किए अमोनिया का, कार्बन फॉर्मेशन किया मीथेन का, ऑक्सीजन फॉर्म किया वाटर वेपर का। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो प्रिमिटिव अर्थ था उस समय जो एलिमेंट्स थे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एटम के फॉर्म में थे, न कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में। इस वजह से उस समय फ्री ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, और उस समय का जो इन्वायरमेंट था, जो एटमॉस्फेयर था, वो रिड्यूसिंग था। और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर वेपर का फॉर्मेशन किए, चूँकि उस समय बहुत अधिक टेम्परेचर था अर्थ का, तो जो वाटर वेपर था वो अर्थ से टकराकर वापस भाप के रूप में ऊपर चला जाता था। अब बात आई कि अमोनिया कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो अमोनिया का फॉर्मेशन इस तरह हुआ कि जो मेटालिक नाइट्राइट थे, यानी कि जो नाइट्रोजन था वो अर्थ में जो मेटल थे उनके साथ मेटालिक नाइट्राइट के रूप में थे। तो ये जो मेटालिक नाइट्राइट थे ये वाटर
जो वाटर का भाप था, ठीक है ना, उसके साथ रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और फॉर्मेशन किए अमोनिया का। अब बात आती है कार्बन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो कार्बन का फॉर्मेशन उसी तरह हुआ कि अर्थ में जो कैल्शियम कार्बाइड थे वो नाइट्रोजन से रिएक्ट किए और फॉर्मेशन किए कैल्शियम साइनामाइड, या फिर कह सकते हैं मेटेलिक साइनामाइड का। अब ये जो मेटेलिक साइनामाइड थे, यानी कि कैल्शियम, कह सकते हैं कैल्शियम साइनामाइड, ये वाटर के भाप से फिर से रिएक्ट किया और फॉर्मेशन किया कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया का। तो जैसे जैसे वाटर वेपर अर्थ से टकराता गया, ठीक है, धीरे धीरे अर्थ ठंडा होता गया और एक ऐसा कंडीशन आया कि बहुत बारिश हुई, कई सालों तक बारिश लगातार हुई और हमारा अर्थ धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो बारिश इतनी अधिक हुई कि जो गड्ढे थे पृथ्वी पर वो पूरी तरह से भर गए। और आप सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ पर मैक्सिमम वाटर है, तो ढेर सारे वाटर बॉडीज़ बने, ओशियन बना, सी बना, ठीक है, रिवर बने, पॉन्ड बने, मतलब ढेर सारे वाटर बॉडीज़ बने। अब जो हमारा अर्थ था, अर्थ का जो ओशियन था, महासागर जो था, वो एल्कलाइन नेचर का था और यही एल्कलाइन नेचर हेल्पफुल था फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने देखा कि पहले एटम थे, एटम से मॉलिक्यूल बना, फिर उसके बाद सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। अब इन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। तो जैसे जैसे हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ था वो ठंडा हुआ, उसका टेम्परेचर जो है 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा, तो इन्वायरमेंट में जो कार्बन है, अमोनिया है, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, वाटर बॉडीज़ में जो मिनरल्स हैं, वाटर है, उनके साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि उनके साथ रिकॉम्बिनेशन होगा। अब उसमें कई सारे प्रोसेस होंगे, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडो रिडक्शन, ठीक है। तो जिससे फॉर्मेशन होगा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडीन, सिंपल शुगर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए आरएनए के फॉर्मेशन के लिए आपको प्यूरिन, पिरिमिडीन, डीऑक्सीराइबोज शुगर, इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी। एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ और एमिनो एसिड से ही बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे लिए, हमारे सेल के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। तो जितने भी सेल के फॉर्मेशन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उन सभी का फॉर्मेशन धीरे धीरे हो गया। अब बात आती है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन जो है वो कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के कारण हुआ। तो जो एल्डिहाइड थे, कीटोन थे, इनका ऑक्सीडेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, इस तरह से फॉर्मेशन हुआ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। तो इसके लिए रिएक्शन आप देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आप नॉर्मली इन रिएक्शन को याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि ये जो रिएक्शन थे ये होते कैसे थे। तो ये जनरली होते थे फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन पॉसिबल कैसे हुआ। तो कुछ फैक्टर थे जिसकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन हुए, जैसे कि अर्थ की जो गर्मी थी उसकी वजह से, सन की जो कॉस्मिक रेस थी, और इसके अलावा जब बारिश होती थी, जब बिजली चमकती थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। तो इन सभी एनर्जीज़ की वजह से ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने वो बन पाए, ठीक है। अब हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, चूँकि पानी बहुत गर्म था समुद्र का, तो उसमें ये एक तरह से इकट्ठा हुए और एक तरह से फॉर्मेशन किए हॉट थिन सूप का, या जिसे हम प्रीबायोटिक सूप भी कहते हैं। तो यहाँ पर हेल्डेन के कहने का मतलब ये था कि समुद्र के गर्म पानी में जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इकट्ठा हुए तो वो गर्म सूप की तरह प्रतीत हुए, इस वजह से उन्होंने इसे कहा हॉट सूप या फिर प्रीबायोटिक सूप। अब यहाँ पर दिमाग में एक बात आती है कि ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ये किस कारण एक्यूमुलेट हुए, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड समुद्र में बने वो किस कारण से आपस में एक दूसरे के पास आकर चिपके। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक्यूमुलेशन के लिए दो रीज़न थे। तो सबसे पहला रीज़न था कि उस समय हेट्रोट्रॉप्स नहीं थे। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है? हेट्रोट्रॉप्स का मतलब है क्योंकि जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो हेट्रोट्रॉप्स थे नहीं, इसलिए एक्यूमुलेशन हो पाया। दूसरा रीज़न था प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, यानी कि उस समय जो एटमॉस्फेयर था उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थे, इस वजह से जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था। तो ऑक्सीजन न होने की वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए। अब अगले स्टेप में क्या हुआ,
अब जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, अब उनसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्मेशन हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने वो बने पॉलीमराइजेशन के थ्रू, यानी कि बहुलकीकरण के थ्रू। तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने लाइक स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, फैट, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीपेप्टाइड, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी पॉलीपेप्टाइड चेन बने जो कि प्रिमिटिव एंजाइम की तरह बिहेव करते थे, और यही प्रिमिटिव एंजाइम आगे चलकर फॉर्मेशन किए कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड का जो कि लाइफ फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी थे। और जैसे जैसे एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन किए और प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल एक तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए लैंडमार्क थे। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये दोनों टू प्राइम केमिकल कंपाउंड थे जीवन के उत्पत्ति के लिए। तो एक तरह से एक थ्योरी आई प्रोटीनॉइड थ्योरी। प्रोटीनॉइड थ्योरी ये कहता है कि सबसे पहले प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, और एक थ्योरी थी नेक्ड जीन हाइपोथेसिस, और ये हाइपोथेसिस कहता है कि सबसे पहले डीएनए आया, क्योंकि डीएनए के कंट्रोल के द्वारा ही फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। अब कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बाद बने कोएसर वेट्स। कोएसर वेट्स है क्या, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तरह से माना जाता है कि जो कोएसर वेट्स होते हैं एक प्रकार के प्रिमिटिव लिविंग सेल होते हैं जिनका फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है। तो दो वैज्ञानिक ओपेरिन और सिडनी फॉक्स ने प्रपोज किया कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बायोजेनेटिकली क्या करते हैं कि फॉर्मेशन करते हैं एक कोलाइडल सेल लाइक स्ट्रक्चर का, जिसको हम बोलते हैं कोएसर वेट्स। अब बात आती है यहाँ पर ए बायोजेनेटिकली क्या है। ए बायोजेनेटिकली का मतलब है कि जब नॉन लिविंग थिंग से फॉर्मेशन होता है लिविंग थिंग का। तो इन कोएसर वेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इनका फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज कोलाइडल मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ये कुछ फोर्स के कारण आपस में एक साथ आए, एग्रीगेट किए और फॉर्मेशन किए कोएसर वेट्स का। तो ओपेरिन ने इसे कोएसर वेट्स कहा और एस.डब्ल्यू. फॉक्स ने इसे माइक्रोस्फीयर किया। कुछ का कहना था कि इनमें सेल्फ डुप्लीकेशन यानी कि स्वतः द्विगुणित होने की, स्वतः विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है। अगर हम बात करें कोएसर वेट्स के नेचर की तो ये एक प्रकार के हायर मॉलिक्यूलर वेट केमिकल कंपाउंड होते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। अब ये जो कोएसर वेट्स बना है ये बनता कैसे है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो एग्रीगेट हुए और एक कोलाइडल ड्रॉपलेट के रूप में बने, यानी कि एक प्रकार का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना है। अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन अलग अलग चार्ज के थे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के थे, जिनमें कि अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हुआ और फॉर्मेशन हुआ कोएसर वेट्स का। तो ये जो कोएसर वेट्स है चूँकि ये पानी के अंदर है तो इनके चारों तरफ एक वाटर फिल्म बन जाती है, यानी कि वाटर का एक मेम्ब्रेन बच जाता है, और ये मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और अपने अंदर अलाउ करता है केमिकल इंटरेक्शन को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोएसर वेट्स है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अब इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है ये अलाउ करता है केमिकल इंटरेक्शन को, यानी कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू केमिकल रिएक्शन हो सके, या फिर कह सकते हैं कि सेलेक्टिव चीज़ें इस मेम्ब्रेन के अंदर जा सके, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। तो एक तरह से ये जो कोएसर वेट्स है इनको प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर यानी कि कह सकते हैं एक प्राथमिक कोशिका की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटो सेल्स भी कहा जाता है या फिर प्रोटोबायोन्ट्स भी कहा जाता है। और इनका फॉर्मेशन जो है आज से 3.8 मिलियन ईयर पहले हुआ होगा। तो आपको बता दें कि कोएसर वेट्स के जो फॉसिल्स है या इसके माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं इशुआ रॉक ऑफ ग्रीनलैंड
एंड इन सम अफ्रीकन रॉक। तो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ प्रोटोसेल का। तो ये जो प्रोटोसेल थे इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोएसरवेट्स हुआ, और ये एक प्रकार से लिपिड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थे जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता था और एंजाइम कंट्रोल्ड मेटाबॉलिज्म होता था। यानी कि एक प्रकार से जैसे कि लिविंग सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसी तरह इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि इनमें कुछ एंजाइम पाए जाने लगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो केमिकल इवोल्यूशन खत्म हो गया। अब हो रहा है बायोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन हो गया सेल का, या फिर कह सकते हैं कि प्रिमिटिव लाइफ स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से फर्स्ट जो लिविंग सेल थे एक प्रकार के प्रोटोवायरस थे जिनमें कि न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा था। अब इन प्रोटोवायरस से धीरे धीरे मोनेरा बने, मोनेरा से प्रोटिस्टा बने। अब जो मोनेरा ग्रुप के यूनिसेलुलर जीव थे उनमें धीरे धीरे ऑटोट्रॉफिक कैरेक्टर स्टार्ट हुआ। यानी कि पहले ये तो कीमोट्रॉफिक थे। कीमोट्रॉफिक क्यों थे, क्योंकि उस समय इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन न होने की वजह से इनमें कीमो ऑटोट्रॉप्स होता था। फिर धीरे धीरे इनमें फोटो ऑटोट्रॉप स्टार्ट हुआ, यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक हुए, जिससे कि ऑटोट्रॉपिक होने की वजह से फ्री ऑक्सीजन हुआ। अब एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन आ गया, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट हुआ अब ऑक्सीडाइजिंग हो गया। और इस ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से अब जो आपके कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल थे उनके लिए एक इन्वायरमेंट मिल गया, क्योंकि उन्हें चाहिए ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो कैसे सांस लेंगे यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले प्रोटोवायरस बने कह सकते हैं, फिर उसके बाद आपके जो प्रोकैरियोट्स थे वे बने। प्रोकैरियोट्स धीरे धीरे हेट्रोट्रॉफिक थे, फिर ऑटोट्रॉफिक हुए। फिर इसके बाद जो प्रोटिस्टा ग्रुप के मेंबर थे वे बने, फंजाई बने, प्लांट बने, एनिमल बने। यानी कि इस तरह से इवोल्यूशन हो गया लिविंग सेल का। तो इस तरह से देखा जाए तो ओपेरिन का ये सिद्धांत जो है, ओपेरिन की जो ये थ्योरी है, ये खत्म होती है। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को आप एक बार और ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।